कपास इकोसिस्टम में क्या ऐसे चैलेंजेस रहते हैं जो ट्रेडर्स फेस करते हैं? जिन लोगों का पूरा इंटीग्रेटेड नहीं है उनको कुछ टैक्स एनोमलीज के हिसाब से पेरिटी बिठाने में प्रॉब्लम रहता है। What are the key factors that impact the price of कपास, if I may ask? जो कॉटन का बेंचमार्किंग या बेलवेदर है, आइस कॉटन है, तो मैं आइस कॉटन देखता हूँ, बेसिस देखता हूँ, ऑन कॉल रिपोर्ट्स जो आते हैं वो देखता हूँ। डेली या वीकली चेकलिस्ट क्या होता है जिसके लिए आप अपने आप को मार्केट रेडी बनाते हैं? आई ट्राई टू फिगर आउट सेपरेट सिग्नल एंड नॉइस। अगर आप नॉइस को सिग्नल मान लो तो खतरा हो जाएगा। Welcome to this episode of NCDEX's podcast series, Commodity Derivatives Road. Rise, opportunities, achievements, and developments. In this series, we dive into all aspects of commodity derivatives because after all, commodity derivatives सरल है, सही है. Today's guest is Mr. Biren Vakil, founder and CEO of Paradigm Commodity Advisors Private Limited. He began his career as a business journalist at Financial Express India, later working as a commodity analyst at McLay Financial Services Private Limited, before founding Paradigm. After exploring science and economics in school and college, Biren started as a journalist, but the experience of freelance assignments, including one from India's first online commodity exchange, revealed the potential of his knowledge processing approach in financial markets. This realization transformed him into an expert financial decision advisor across diverse assets and commodities, specializing in investment, trading, risk management, and alternative assets portfolio management, the core focus of Paradigm today. गुड इवनिंग सर, वेलकम। पहले तो मुझे आप ये बताइए सर, आपका जो सफर रहा है वो जर्नलिज्म से स्टार्ट होके फाउंडर सीईओ तक पहुंचा है, ये सफर सर कैसा रहा है एंड कैसे आप आपकी जो एजुकेशन है वो रही है साइंस और इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड में, एंड वहां से कमोडिटीज तक पहुंचना, फाइनेंशियल एडवाइजर बनना, वो सफर सर कैसा रहा है? और आजकल आप कैसे अपना दिन व्यतीत करते हैं, क्या होती है आपकी रोजमर्रा की जिंदगी? प्लीज सर उसके बारे में कुछ बताइए। एंड वेलकम टू दिस पॉडकास्ट सर। थैंक यू वेरी मच। आई स्टार्टेड, मैंने शुरुआत की थी फाइनेंशियल जर्नलिज्म से, और उस समय जो ओपन आउटक्राई मार्केट थे, स्पेशली सुरेंद्रनगर कपास, अहमदाबाद केस्टर एक्सचेंज, उसका दिन ब दिन का रिपोर्टिंग करना मेरा काम रहता था। और कहते हैं ना कि आदमी रोज अगर तालाब के पास बैठता है तो कोई ना कोई दिन उसमें वो पाँव डालता है और धीरे धीरे स्विम करने लगता है, तैरना सीख जाता है। यस। तो ऐसा ही कुछ मेरे पास साथ भी हुआ। तो मैं कुछ दो पैसा मिले उस चक्कर में मार्केट में थोड़ा ट्रेडिंग भी करना लगा। और उस समय जो इंफॉर्मेशन एसिमेट्री जिसको कहते हैं ना, मेरे पास उस समय इंटरनेट था, जो शुरुआत में जो डायल अप इंटरनेट होता था, और मार्केट के बहुत से लोगों के पास नहीं था। तो मुझे वो इंफॉर्मेशन फ्लो में थोड़ा फर्स्ट मोर एडवांटेज का वो जो एडवांटेज था, तो बस ऐसी सफ़र रही। और नाउ आई एम एंजॉइंग। अभी तो मैं एक्टिव ट्रेडिंग नहीं कर रहा हूँ बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि मैं कंसल्टिंग कर रहा हूँ, इसलिए मुझे पार्टिसिपेशन नहीं करना चाहिए, बट आई एम एंजॉइंग दिस। नाइस सर, लवली। सो सर, आपका जो अलाइनमेंट है दैट इज विद कपास वैल्यू चेन, राइट? तो सर इस इकोसिस्टम में, कपास इकोसिस्टम में क्या ऐसे 3 चैलेंजेस रहते हैं जो ट्रेडर्स फेस करते हैं? अभी इसमें क्या होता है कि इसकी जो कंपोनेंट में एक तो लेंट है, फाइबर, दूसरा आपका सीड है जिसमें आउटटर्न इज वेरिएबल, कभी आउटटर्न 33 34 होता है, कभी 38 होता है, और उसके बाद क्रश पेरिटी जिनिंग में। तो यू नीड टू बैलेंस बिटवीन फाइबर, सीड, केक एंड एक रिमेनिंग कंपोनेंट ऑयल, कॉटन वॉश ऑयल टू बी प्रिसाइज। तो जो भी इंटीग्रेटेड यूनिट है वो तो वहाँ तक फुली इंटीग्रेटेड है कि खुद का यार्न प्लांट भी है, जिनिंग भी है, क्रशिंग भी है, केक भी बेचते हैं। तो वो ट्राई टू कैप्चर एंटायर मार्जिन। बट जिन लोगों का पूरा इंटीग्रेटेड नहीं है उनको कुछ टैक्स एनोमलीज के हिसाब से कुछ पेरिटी बिठाने में प्रॉब्लम रहता है। तो आई ट्राई टू फिक्स दिस पेरिटी बिटवीन सीड, ऑयल एंड जिनिंग।
लवली सर। तो सर ये जैसे आपने बोला दैट यू ट्राई टू फिक्स द पैरिटी, तो सर इसके कोई 3 तरीके आप बता सकते हैं कि ऐसे कंसर्न्स को आप कैसे एड्रेस करते हैं, द 3 ways दैट यू यूज टू एड्रेस दीज कंसर्न्स? थोड़ा एक रिमोट एग्जांपल मैं आपको देता हूँ जो जी कनेक्ट सर। हो सकता है कॉटन से। रिसेंटली हमने सोया मिल मार्केट देखा। ये बहुत समय से सोया मिल मार्केट में एकदम पेसिमिज्म था, क्योंकि बहुत माल है, बहुत फसल है, एक्सपोर्ट नहीं है। तो दिस इज काइंड ऑफ ए मार्केट इनर्शिया जिसको हम कहते हैं, कि जहाँ कोई एक्सटर्नल फोर्स आके आपको डिसरप्ट करता है। तो ऐसे समय में स्लीप वॉकिंग प्रॉब्लम हो सकता है। मीन्स आप गफलत में रहते हो और अचानक सा कोई एलिमेंट आता है, जैसे चाइना अमेरिका ट्रूस हुआ और चाइना ने ऐलान कर दिया कि भाई हम अब अमेरिकन सोयाबीन लेंगे। तो ह्यूज रैली आई शिकागो सोयाबीन में, मिल में भी। और इसी तरह जब चाइना कनाडा का जो केनोला का जो टैरिफ डिसरप्शन हुआ था, तो इंडिया की रेप मिल एक्सपोर्ट में बहुत भारी मात्रा में बढ़ोतरी हुई। तो बढ़ोतरी हुई जी। इस काइंड ऑफ जो डिसरप्शन आते हैं जिसमें अननोन इवेंट होते हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि गोइंग फॉरवर्ड अभी जैसे कॉटन में सेंटिमेंट एकदम ही बेरिश है पूरी इकोसिस्टम के। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें भी आप मंदी के कारण तो 1000 ढूंढोगे तो 1000 मिल जाएगा, बट यहाँ भी कुछ मुझे स्लीप वॉकिंग काइंड ऑफ प्रॉब्लम दिख रहा है। जैसे सबसे जो मीडियम फ्रेम में एक जो रिस्क है वो ब्राज़ील, जो कि मार्केट में निरंतर अपना मार्केट शेयर बढ़ा रहा है इंटरनेशनल कॉटन मार्केट में। तो अब जो यूरोपियन डिफॉरेस्टेशन रेगुलेशन करके एक जो रिस्क डेवलप हो रहा है, तो मैं भी कि कहीं ना कहीं फॉरेस्ट्री और एग्री प्रोडक्ट्स में कोई कंप्लायंस अगर एनफोर्समेंट आ जाए तो कॉटन सीम्स टू बी एक्सपोज्ड, और मैं सी सम काइंड ऑफ शॉर्ट कवरिंग और नियर टर्म जंप। अंडरस्टूड सर। तो सर जैसे आप एडवाइजरी करते हैं, आप लोगों को हेल्प करते हैं टू नेविगेट मार्केट्स, सर आपका डेली या वीकली चेकलिस्ट क्या होता है जिसके लिए आप अपने आप को मार्केट रेडी बनाते हैं ताकि आप अपने क्लाइंट्स को जितना भी ज़्यादा हो सके उतना हेल्प कर पाए? My goal is basically I try to figure out separate signal and noise. मार्केट में Okay. दो चीज होती है। अगर आप नॉइस को सिग्नल मान लो तो खतरा हो जाएगा, और सिग्नल को नॉइस मान लो तो भी खतरा हो जाएगा। तो दोनों को सेपरेट करने की मेरी कोशिश रहती है। तो मेरा दिन शुरू होता है चाइनीज मार्केट को देख के। मैं चाइना शांगसू मार्केट देखता हूँ, दालिया मार्केट देखता हूँ, वहाँ से मैं मेरा मन बनाऊंगा। एंड देन आई ट्राई टू कोरिलेट विथ आइस कॉटन, डोमेस्टिक कॉटन केक या कपास, या फिर काफ़ी स्पॉट मार्केट में रेगुलर ट्रैक करता हूँ। और उसमें जो चार्ट्स की जो फिबोनाची या इलियट है उसको अप्लाई करता हूँ। एंड बिसाइड्स आई यूज वेरियस मैक्रो इकोनॉमिक ब्लूमबर्ग एक्सेस जैसी सर्विसेज जिसमें मैक्रो डेटा मिलते हैं, वो मैं यूज करता हूँ। लवली सर। तो सर जैसे पूरा कॉटन का जो वैल्यू चेन है, आप उसको बहुत ही एक्सपर्टली आप उस पर ध्यान रखते हैं, उसको ओवरलुक करते हैं, उसको ओवरसी करते हैं। तो सर अगर मैं आपसे पूछूं कि कॉटन वैल्यू सिस्टम के की प्लेयर्स कौन हैं, तो वो कौन होंगे सर? अगर आप मुझे 3 की प्लेयर्स बताना चाहें तो। ये पब्लिक डोमेन में नाम तो नहीं ले सकते, बट जाहिर है कि जितनी भी अपनी डेनिम प्रोड्यूसर है या कॉटन फैब्रिक प्रोड्यूसर है, सभी की प्लेयर है। बट नॉर्थ में और साउथ में काफ़ी की प्लेयर है, ऐसा मैं कह सकता हूँ। जैसे अगर कपास है, कपास का जो प्राइस है वो ऊपर होता है, नीचे होता है, फ्लक्चुएट होता है, तो ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं सर जिनसे ये प्राइस जो है वो इतना ऊपर नीचे हो सकता है? व्हाट आर द की फैक्टर्स दैट इम्पैक्ट द प्राइस ऑफ कपास, इफ आई मे आस्क? हर मार्केट में एक बेल वेदर या बेंचमार्क अगर कहेंगे, तो अपना जो कॉटन का बेंचमार्किंग या बेल वेदर है तो आइस कॉटन है। हम चाहे आइस का ग्लोबल मार्केट शेयर चाहे 13% 12% ही हो, बट स्टिल इट इज ए बेल वेदर। लोग उसको देख के ही अपना मन बनाते हैं रेफरेंस प्राइसिंग के हिसाब से। तो मैं आइस कॉटन देखता हूँ, बेसिस देखता हूँ, फिर ऑन कॉल रिपोर्ट्स जो आते हैं वो देखता हूँ।
अनफॉर्चुनेटली अभी यहाँ पे लिक्विड कॉटन मार्केट नहीं है, हेजिंग मैकेनिज्म नहीं है, जिसकी सख्त ज़रूरत है मार्केट को, क्योंकि ग्लोबल ओके। वोलेटिलिटी इतनी बढ़ गई है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वी नीड रोबस्ट इकोसिस्टम, जिसमें कॉटन भी हो, कपास भी हो, कॉटन सीड भी हो, केक भी हो। हमारा केक केक मार्केट भी हो। बहुत बढ़िया चल रहा है, बट बाकी अच्छा। इन जो है उसको भी इतना ही रोबस्ट होना चाहिए। अंडरस्टूड सर। तो सर ये आपने कहा जैसे हेजिंग का पूरा हमारे पास उतना फ्रेमवर्क नहीं है, तो अगर किसी गिनर को कपास हेज करना है तो वो कैसे कर सकता है? फिलहाल तो इसमें क्या है कि थोड़ा भी कुछ कपास का ओआई है तो उसके माध्यम से, और ये लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट है, अप्रैल तक की आपकी रिस्क ओके। आप इसमें हेज कर सकते हो। तो इट्स एटलीस्ट गिविंग यू सम काइंड ऑफ बफर ओके। टू टू प्ले आउट। थोड़ी लिक्विडिटी बढ़ जाए। पहले 2-3 साल पहले तो बहुत ह्यूज लिक्विडिटी रहती थी इसमें, और हम लोग अच्छा। कपास टू कॉटन की आर्बिट्रेज भी काफ़ी कर रहे थे, जिसमें 4 लॉट कॉटन, 10 लॉट कपास, इस तरह की वंडरफुल ओह। आर्बिट्रेज बैठती थी, एंड इट वाज वेरी हम्म। लिक्विड कॉन्ट्रैक्ट। अंडरस्टूड। तो सर अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं, ये बेसिस रिस्क एंड कॉन्ट्रैक्ट ग्रेड वर्सेस मिल ग्रेड मैपिंग, ये आप थोड़ा सर समझाना चाहेंगे सबको जो सुन रहे हैं? ये इट्स अ वंडरफुल क्वेश्चन। जितना इसको सीरियस लेना चाहिए, इतना लोग लेते नहीं हैं। क्योंकि कपास हम्म। का, कॉटन का जो बेसिस स्पेक्ट्रम है वो काफ़ी बड़ा है। एक तो हम्म। नियरली 15-20 वैरायटी है इसमें, रेंजिंग फ्रॉम शंकर टू वाईआर, वाई1 टू एलआरए टू सुविन। और स्टेपल लेंथ भी जैसे कल्याण देसी में 22 होती है, और एक्स्ट्रा लॉन्ग में करीबन 32-33 होती है। तो ग्रेड का भी काफ़ी बड़ा स्पेक्ट्रम है। फिर आरडी या एसएफआई कहेंगे, माइक कहेंगे, तो भी नीचे में 3-2 से लेके ऊपर में 4-8 तक का माइक का स्पेक्ट्रम है। तो कस्टमाइज हर मिल की अपनी अपनी कंपोजिशन रहती है। तो मेरा बस यही काम है, मैं जब काम करता हूँ तो ये कैसे इसको फाइन ट्यून करना, कस्टमाइज करना। तो ये सर जब आपके पास क्लाइंट्स आते हैं, वो आपसे जब इसके बारे में समझना चाहते हैं, आपको जितना आपसे वो इन्फॉर्मेशन लेना चाहें, वो कोशिश करते हैं कि हम आपसे ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ले पाएं, तो आप उनको कैसे गाइड करते हैं या क्या गाइड करते हैं व्हेन इट कम्स टू कपास या कॉटन वैल्यू सिस्टम? नॉर्मली मैं हार्वेस्ट साइकिल पे ज़्यादा फोकस करता हूँ। जैसे अभी जो अनसीजनल रेन हुए, दिवाली के बाद की जो बारिश आई है, उसने पूरी सिस्टम को थोड़ा डिले कर दिया है। कुछ जगह अच्छा। पे कपास कॉटन फसल को काफ़ी नुकसान भी पहुंचा है। हर साल मैं गुजरात में एक छोटा सा ट्रिप में लगाता हूँ फार्म का, है वे प्राइमरी व्यू। क्योंकि क्या है कि अंडरस्टूड। खेत कभी झूठ नहीं बोलता। जो आंखों से है। आप यस। देखते हो ना, तो ये देख कर मैं थोड़ा हार्वेस्ट साइकिल का, कि कब सीजन की शुरुआत रहेगी, मॉइस्चर के स्पेशली कैसा रहेगा, ये सब देखता हूँ। तो सर एक सैम्पल हेज बुक होता होगा, ठीक है, तो उसको लाइक कैन यू एक्सप्लेन अस या वॉक अस थ्रू अ सैम्पल हेज बुक फ्रॉम कपास टू कॉटन टू यार्न? फॉर एग्जाम्पल, हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, के इसमें सबसे बड़ा जो होता है ना, जैसे कॉटन सीड फॉर एग्जाम्पल आप बोलो, तो सीड की कंपटीशन फीड मार्केट में डीडीजीएस से लेके आरएम केक, सोया केक, मेज, बहुत सारी चीज़ों से होती है कैटल फीड की आइटम में। तो जी। यहाँ मेरा आकलन ये होता है कि आई वुड प्रिफर बेस्ट मटेरियल हैविंग लो मॉइस्चर बिलो ओह 12%। अच्छा। तो सबसे महंगा है ना, वो मैं स्टोर करना प्रेफर करूँगा, जिसकी शेल्फ लाइफ मुझे रिलेटिवली इज ऑपरेटिंग वर्ड, वो मुझे बेटर लगे। और यहाँ जो हाई ग्रेड और फर्दर कपासिया जिसको कहते हैं, वो फर्दर विनोला, यानी जो लेट सेकंड थर्ड पिकिंग में आता है, उसको सस्ता होते हुए, चीप होते हुए भी मैं वो प्रेफर नहीं करता हूँ। नहीं करते हो। अंडरस्टूड सर। तो सर ये फिजिकल फ्लोज को मैच करने के लिए आप हेज रेशोज कैसे डिफाइन करते हैं या कैसे चूज करते हैं?
नॉर्मली इसमें ये होता है कि जो फीड की अपनी जो साइकिल रहती है, एक तो हम्म अवेलेबिलिटी हम्म मार्केट में सबसे पहली चीज ये होती है, जब मेरा कोई कॉल होता है तो कि भाई मेरे समय पे मुझे जो चाहिए वो माल मिलेगा या नहीं मिलेगा। मीन्स फर्स्ट अंडरस्टूड। आई टेक ए कॉल के इट इज ए सेलर्स मार्केट और बायर्स मार्केट। बायर्स मार्केट, यस। देयर आफ्टर आई डिजाइन माई बुक। हम्म अंडरस्टूड सर। सर अभी हम डेरिवेटिव्स और हेजिंग की बात कर रहे थे, तो सर हाउ एग्जैक्टली कैन डेरिवेटिव्स फ्री अप वर्किंग कैपिटल अगर हम कपास बिजनेस के बारे में बात करें तो? जैसे फिलहाल जो लिक्विड मार्केट है कॉटन के यानी कोकून मार्केट है, हम्म तो जब ये फ्लो मार्केट में होता है अच्छा सा, तब इसमें कैश कैरी यानी फिजिकल लेके फ्यूचर्स बेचो, वो कैश कैरी इज प्रूवन आर्बिट्रेज मॉडल और निरंतर वो रीजनेबल रिटर्न देता रहता है। ये साल थोड़ा अंडरस्टूड। अनकॉमन है बिकॉज ऑफ एक्सटेंडेड अच्छा। मॉनसून। तो ये साल इसमें रिवर्स आर्बिट्रेज मॉडल डेवलप हुआ है, यानी फिजिकल काफी ओह। अच्छा बिक रहा है तो आप फ्यूचर्स लेके फिजिकल बेचो, या हम्म फ्यूचर्स में डिफर मंथ फ्यूचर्स लेके आप कैपिटल बचाओ, क्योंकि कॉस्ट ऑफ फंड्स हम्म आपका बचेगा, आपको माल सस्ता मिल रहा है। बेसिकली ओनरशिप में कहाँ सस्ती मिलती है, फिजिकल मिलती है या फ्यूचर्स मिलता है? यू कैन हम्म प्ले अराउंड। फेयर, या अंडरस्टूड सर। तो सर जैसे आपने बोला कि इस बारी मॉनसून जो है वो एक्सटेंड हो गया, किसी को एक्सपेक्टेड नहीं थी ये चीज़। आपका तो इतने सालों का करियर रहा है, आपने ऐसे कितनी अनएक्सपेक्टेड फैक्टर्स देखे होंगे जिसके लिए आपने अपने क्लाइंट्स को तैयार किया होगा अपनी स्टडी से। तो सर ऐसे ही आप कुछ कैपिटल एलोकेशन के हमें एग्जांपल्स दे सकते हैं जो आपने लोगों को रेकमेंड किए, अपने क्लाइंट्स को रेकमेंड किए एंड दे वर वेरी सक्सेसफुल? पहले मैं डोंट की लिस्ट बनाता हूँ। जैसे सपोज हाइपोथेटिकली 15-20 आइटम है जिसमें मैं ऑपरेट करता हूँ, ऑयल सीड्स, पल्सीज, कॉटन प्ले। तो पहले मैं नेगेटिव लिस्ट बनाऊंगा, ये नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे। तो आउट होकर जो बचेगी 2-3 ही बचेगी, वो करेंगे, बाय डिफॉल्ट मिल जाएगा। सो आई स्टार्ट विथ नो, ये नहीं, ये नहीं। ओके, या तो पहले क्या क्या नहीं करना है वो पता चल जाए हमें, फिर उसके बाद जो बच गया वो तो करना ही है। तो सर हेज, अभी हम हेजिंग की बात कर रहे थे, तो हेजिंग से सर विन रेट जो होता है टेंडर्स का या एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का, वो बेहतर कैसे हो सकता है या कैसे हो जाता है रादर? जो लोग एक्सपोर्टर है उनको तो स्पेशली यार्न में या टेक्सटाइल में या एक्सपोर्ट्स में, तो लिक्विड फ्यूचर्स है तो उनको काफ़ी प्राइसिंग में काफ़ी फायदा रहता है। जब ये नहीं होता है तब ओटीसी मॉडल का लोग यूज़ करते हैं, जो ओके। मर्चेंट्स लोग ओटीसी में फॉरवर्ड कोट्स आपको ऑफर करते हैं, जैसे मार्च डिलीवरी या अप्रैल डिलीवरी या मई डिलीवरी। कभी ये हाई कैरी होता है, कभी फ्लैट बेसिस पे होता है, डिपेंड्स। तो कुछ ना कुछ आपको कहीं ना कहीं आपका रिस्क हेज करके तो चलना पड़ता है। फेयर सर, फेयर। तो सर व्हाट्स अ सिंपल फर्स्ट हेज, अगर कोई एक स्मॉल स्पिनर के लिए अगर मैं आपसे एक एडवाइस मांगूं अभी, जो हमें सुन रहा होगा अपने घर पे बैठ के, तो नेक्स्ट सीजन के लिए कोई एक फर्स्ट हेज अगर आप हमें बता पाएं फॉर अ स्मॉल स्पिनर? आई थिंक करंट सीजन का जो कॉटन का डोमेस्टिक क्रॉप में जो देख रहा हूँ, प्रोबेबली आई थिंक इतना छोटा क्रॉप मैंने पिछले 7-8 साल में नहीं देखा होगा। अच्छा। एकरेज भी इसका कम था, और ये लेट सीजन का जो लेट बारिश हुई उसने भी थोड़ा कुछ डिसरप्ट किया है हार्वेस्ट को भी, फसल को भी। तो आई वुड प्रिफर, ओके। उसमें क्या होता है कि फर्स्ट और सेकंड पिकिंग में ही बढ़िया माल मिलता है, लेटर ऑन जो माल मिलता है वो इतना अच्छा नहीं है। तो आई वुड प्रिफर के जैसे ही ये मार्केट थोड़ा हार्वेस्ट साइकिल शुरू होती है, जनवरी फरवरी, 15 फरवरी के पहले अपनी जो नीड है उसमें ऑप्टिमल कवरेज कर लेना चाहिए अकॉर्डिंग टू अवर प्रोडक्ट प्रोफाइल। फिर लॉन्ग स्टेपल है, अंडरस्टूड स्टेपल है, उसके बेसिस पे। जी। तो सर ये तो आपने बताया कि उनको क्या एक सिंपल टेक्निक अपनानी चाहिए। अब एक ऐसी भी चीज बता दीजिए कि ऐसी कौन सी चीज है जो उनको ध्यान रखना चाहिए कि भाई मुझे ये नहीं करना है। नॉर्मली मैंने शुरुआत में कहा था ना, स्लीप वॉकिंग मीन्स जब स्लीप वॉक, यस। काफी पेसिमिस्ट चीजें होती है ना, तो क्या होता है कि एक फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी, कंप्लासेंसी जिसको हम कहेंगे,
कि जी 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 हैंड टू माउथ ही रहना। फिर हम इतने हैंड टू माउथ रहते हैं कि 12 बजे जरूरत है तो हम 11:30 बजे लेने को निकलते हैं। तो अंडरस्टूड। प्रॉब्लम उस समय कभी आ जाती है, क्योंकि मार्केट ठीक टेक्निकली है, नेट शॉर्ट बन गया होता है। समझ गया सर। तो सर ये तो चलो स्लीप वॉकिंग तो आपने बता दिया, ये हमने अब इसके बारे में 2 बार बात कर ली। बट सर इसके अलावा अगर हम, जैसे कोई एक इन्वेस्टर है, कोई नया इन्वेस्टर है, उसको मार्केट के बारे में उतना मालूम नहीं है, बस अभी आया ही है, तो सर उसके लिए इन जनरल आप ऐसे क्या 3 सेफ्टी रूल्स बताना चाहेंगे जो वो मार्केट एक्सप्लोर करते हुए उसको ध्यान रखना चाहिए कि भाई ये 3 चीजें हैं जिससे मैं अपने आप को भी सेफ रख सकता हूं, अपने फंड्स को भी सेफ रख सकता हूं, ताकि भारी नुकसान ना झेलना पड़े। केवाईसी जैसे अपनी इंडस्ट्री में, ब्रोकिंग इंडस्ट्रीज में इस प्राइमरी होती है, नो योर ओके। कस्टमर। तो इसमें भी केवाईसी जरूरी है, नो योर कमोडिटीज। आपको गुड। जो सूट होता है वो कमोडिटी में आप जाओ। काफी लोग मेरे पास नॉन फाइनेंशियल कमोडिटी में आते हैं, जैसे गैस या एनर्जी या इलेक्ट्रिसिटी, या तो मैं कहता हूँ ये दिस इज नॉट आवर कप ऑफ टी, ये अपना काम नहीं है। हमको भगवान ने जो काम दिया है वो करो ना। वही करो, हाँ ट्रू। और सर यही बस, या और भी आप, जैसे मैंने आपसे 3 पूछा था, देखिए आप 1 बता के जा नहीं सकते, आपको 2 और बतानी पड़ेंगी। इसमें मैं नॉर्मली ऐसा देखता हूँ, एक तो क्राउडेड ट्रेड्स, चाहे वो अल्ट्रा बेरिश हो या अल्ट्रा बुलिश हो, तो ऐसे क्राउडेड ट्रेड से थोड़ा दूर रहना चाहिए, क्योंकि मार्केट में ब्लैक स्वान इवेंट आती रहती है। पहले कम आती थी, अब तो 2 साल से तो ऐसा हुआ है कि व्हाइट स्वान कम और ब्लैक स्वान ज्यादा आते हैं। तो ऑलवेज ट्राई टू कीप मार्केट, और सबसे बढ़िया कि ग्लोबल मार्केट, हर ग्लोबल मार्केट को देखना चाहिए, चाइना, अमेरिका, फिजिकल मार्केट, इवन अपने नज़दीक के मार्केट, क्योंकि इट्स लाइक ए वर्टिब्रा, इंटरकनेक्टेड, इंटरडिपेंडेंट मार्केट है। अब का जो जमाना कमोडिटाइजेशन ऑफ मनी और फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ मार्केट, ये जो कन्वर्जेंस है, तो पूरी दुनिया को देख के, जिसको पुराने जमाने में कहते थे ना कि थिंक ग्लोबल एक्ट लोकल, उस टाइप का। यस, ये एपिसोड को क्लोज करते हुए, इस वेरी इंसाइटफुल कॉन्वर्जेशन को क्लोज करते हुए, आप मुझे एक बात बस ये बता दीजिए कि जो सारे अपने अपने घर पे सुन रहे हैं इस पॉडकास्ट को, अब वो हो सकता है इन्वेस्टर हो, स्पिनर हो, आपकी तरह कोई एडवाइजर हो, तो सर एक ऐसा की टेक अवे क्या होगा इस एपिसोड से जो सबको जरूर लेना चाहिए, एंड योर मैसेज टू देम बेसिकली। मुझे 2026 जो नया साल है वो इवेंटफुल और प्रोमिसिंग लग रहा है, क्योंकि फेड अब रेट कट के मूड में है, क्वांटिटेटिव ईजिंग के मूड में भी है, तो देयर विल बी इनफ लिक्विडिटी। मैं हमेशा कहता हूँ कि तेजी के लिए पैसा चाहिए, मंदी के लिए हिम्मत या फेथ चाहिए, बट फिलहाल ऐसा लग रहा है कि पैसा आएगा तो तेजी ऑटोमेटिक आएगी। चलो लवली, मतलब पॉजिटिव साइंस है 2026 के लिए। पॉजिटिव। लवली सर, थैंक यू सो मच सर फॉर टेकिंग आवर टाइम। बहुत बहुत अच्छा लगा ये बात करके आपसे, एंड आई एम श्योर जितने लोग ये सुन रहे हैं, जिसने भी ये पॉडकास्ट सुना है, आई एम श्योर उसको बहुत बहुत मदद हुई होगी, बहुत हेल्प हुई होगी, बहुत क्लैरिटी मिली होगी, एंड आई एम श्योर वो ये एपिसोड को आगे और लोगों तक भी पहुंचाएंगे, जिससे जितने भी ज़्यादा लोगों की मदद हो सके वो हो पाए। थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम सर, इट वॉज लवली स्पीकिंग टू यू।